नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान जगत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। उन्हीं प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपरों से लिए गए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिरी तक के बने रहिए। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? स्तनधारी प्राणी। सबसे पहले तो जानना चाहिए कि स्तनधारी प्राणी क्या होते हैं। तो दोस्तों, यह प्राणी जगत का एक ऐसा समूह है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ध्यान देना, स्तनधारी एक ऐसा समूह है, ऐसा एक प्राणी जगत का एक ऐसा समूह है जो अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनकी मादाओं से, स्तन ग्रंथियों से दूध आता है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो मादाएं होती है स्तनधारी जीव वर्ग की, उनकी स्तन ग्रंथि से दूध निकलता है और यह कशेरुकी होते हैं। यह किस प्रकार के होते हैं? कशेरुकी होते हैं। और इनमें विशेषता क्या होती है? इनके शरीर में बाल होते हैं, कान के मध्य 3 हड्डियां होती है और यह नियत तापी प्राणी होते हैं। दोस्तों, यह यूरिया उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इन्हें यूरिकोडिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसका आंसर है हिरण। हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती है स्तनधारी जीवों में। दोस्तों, स्तनधारी जीव मधुमक्खी से लेकर के नीली व्हेल तक होते हैं। इनका जो आकार होता है मधुमक्खी के साइज से लेकर के नीली व्हेल, जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, वहां तक इनका आकार होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। जो कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस देश में होता है? जो क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्सर्जित करता है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है किस उद्योग में? तो दोस्तों, इसका आंसर है विद्युत में। विद्युत उत्पादन में अभ्रक का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। याद रखना कि विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था और विद्युत उत्पादन में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? कुकर में जो घर में यूज होता है प्रेशर कुकर, उसमें खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो दोस्तों, आपके साथ बता दूं कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है और क्वथनांक घट जाता है। पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। और दाब अधिक होने के कारण उसमें पकाया जाने वाला खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उसके जल का क्वथनांक कम हो जाता है। तो दोस्तों, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है दोस्तों, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है? कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक रॉकेट को जलाते हैं तो वह अपने प्रणोदक से गैस मुक्त करता है, गैस छोड़ता है अपने प्रणोदक से।
जिससे कि एक ऐसा बल लगता है जो कि रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का देता है, जिससे कि रॉकेट ऊपर की ओर चला जाता है। तो दोस्तों, जो रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है वह एक आवश्यक बल होता है, जो कि आवश्यक बल प्रदान करता है और इससे आगे बढ़ने में मदद करता है। और न्यूटन के नियम को गति का नियम कहा जाता है, तो सभी को पता है कि गति का नियम किसे कहते हैं। तो न्यूटन के नियम को गति का नियम कहते हैं, जो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। सेकंड क्वेश्चन है कि तांबा का शत्रु तत्व क्या है? कॉपर। कॉपर का शत्रु क्या कहलाता है? तो कॉपर का शत्रु कहलाता है गंधक। कॉपर का शत्रु गंधक कहलाता है, याद रखना। ध्यान देना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? जब सूर्य उगता है और डूबता है तो वह लाल हमें दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है, देखो, सूर्य की किरणों में होते तो 7 रंग हैं, परंतु सुबह वह हमसे बहुत ज्यादा दूर होता है। इस कारण उसमें प्रारंभिक रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हमसे दूर होने के कारण उसके प्रारंभिक रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकीर्णन के सबसे कम होने का कारण क्या है? कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वह अत्यधिक दूरी तक दिखाई देता है। इसी कारण हमें सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, याद रहेगा कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल रंग के प्रकीर्णन के सबसे कम होने के कारण सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। याद रखना कि रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के 60 अंश के कोण पर झुके हैं, तो इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर झुके हुए हैं? 60 डिग्री कोण पे, और इनके बीच में एक गेंद रखी हुई है। दो समतल दर्पण जो कि एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं और इनके बीच एक गेंद रखी हुई है, तो गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस टाइम हमारे पास में टाइम नहीं होता है इसे सॉल्व करने का, तो इसे याद रखना पड़ेगा कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या होगी 5। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम के टाइम में सॉल्व करने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन याद रखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है, और हमारे एग्जाम के लिए यह एक मेथड भी है क्रिटिकल क्वेश्चनों की, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने की ये एक ही ट्रिक है कि उन्हें याद रखो और कुछ नहीं। कई प्रकार की ट्रिक बताई जाती है, लेकिन दिमाग में इतना बड़ा भंडार होता है कि उससे याद रखना संभव नहीं है ट्रिकों को, इसलिए क्वेश्चन याद रखो। ठीक है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो इसका आंसर है एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व इकाई की। याद रखना, विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में, गुरुत्व समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, यदि कोई मनुष्य
समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर, एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास में बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, वरना मैं आपको बोर्ड में करके दिखाता। चलो ऐसे ही समझ लेते हैं इन्हें। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर से 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, जिस चाल से आ रहा है उसका वह दुगुना हो जाता है, सिर्फ इतना याद रखना है। यदि समतल दर्पण की ओर से कोई मनुष्य चलता हुआ आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब उससे दुगुना स्पीड का दिखाई देगा। सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखना है इसमें, कि समतल दर्पण, यदि समतल दर्पण में कोई मनुष्य उसकी ओर चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब उस जिस चाल से वह आ रहा है उससे दुगनी चाल से आता हुआ दिखाई देगा, स्पीड दिखाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से। ठीक है दोस्तों, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? बाइक की बात नहीं हो रही है, कार, ट्रक और बस में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण, पीछे की वस्तु को उभरा कर दिखाने के लिए। कारों, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? उपधातु। याद रखना, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे उपधातु कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। याद रखना, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक है। कौन? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? तो इस्पात में होगी। याद रखना, इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। किसी धातु के बने हुए या किसी लोहे को यदि ठोकोगे तो उसमें आवाज बहुत जोर से आएगी, क्योंकि उसमें ध्वनि की जो तरंगे होती है बहुत तीव्र गति से दौड़ती है। आप एक छड़ ले लो लोहे की, जो कि आवाज करे, उसे एक साइड से ठोक करके दूसरे साइड से अपने कान में लगा के देखना, उसमें बहुत तीव्र आवाज आती है। क्योंकि उसका कारण है कि उसमें ध्वनि जो है बहुत तीव्र गति से दौड़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। प्रैक्टिकल करके देख लो। एक व्यक्ति है जो कि घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, हाथ फैला करके खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? ये क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर समझाने के हैं, लेकिन दोस्तों अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हम, इस वजह से आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं समझा पा रहे हैं। तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। याद रखना, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर यदि बाहें फैलाए खड़ा हुआ है और वह अपने सडनली अपनी बाहें सिकोड़ लेता है, तब स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। यदि चंद्रमा पर एक बम का विस्फोट किया जाए तो इसकी आवाज पृथ्वी पर क्या सुनाई देगी? चंद्रमा पर एक बम विस्फोट किया जाए तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी? सुनाई नहीं देगी। इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि इसकी आवाज सुनाई क्यों नहीं देगी। तो देखो, उसका कारण बताता हूं कि इसकी आवाज सुनाई क्यों नहीं देगी। सभी जानते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है, और यह भी जानते हैं कि आवाज का संचरण वायु के माध्यम से होता है। ध्वनि जो है वह उस ध्वनि की तरंगे
वायु के माध्यम से चलती है, लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या है? निर्वात है। निर्वात किसे कहते हैं? जिस जगह पर वायु ना हो उसे निर्वात कहते हैं। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में निर्वात है, इसलिए चंद्रमा के पर बम विस्फोट होने की आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। तो उसका एकमात्र कारण है कि चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य निर्वात है और ध्वनि का संचरण हमेशा वायु में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण है? तो पलायन वेग। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त क्या होगा? उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। देखो, इसके तो फॉर्मूले बहुत हैं, लेकिन फॉर्मूले तो याद रहते नहीं है उतने ज्यादा। तो ट्रिकी है कि सरल लोलक की लंबाई यदि 4% बढ़ा दे तो आवर्तकाल जितनी लंबाई बढ़ाते हैं उससे आधा बढ़ जाता है। ठीक है, सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा देंगे तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।